हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर हम समझेंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है, ब्रेक होती है, तो उस केस में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है। एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज को जो पे करना है, उसमें किसको पहले पे करना है, किसको बाद में करना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है, और जर्नल एंट्रीज क्या बनाई जाएंगी, वो सभी कुछ कवर किया है मैंने आज की वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। ये है आपका चैप्टर नंबर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन आपकी दो तरह से, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं समझो। अभी तक जो आपने समझा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर जितने पर्सन्स ने मिलकर के पार्टनरशिप की थी, वो उन पर्सन्स में चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स में चेंज हो रहा है, या जिन रूल्स के साथ आपने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था, वो रूल्स आप चेंज करना चाहते हो, तो वहां आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। लेकिन फर्म अभी आपकी रहती है, बिजनेस बिजनेस अभी आपका रहता है, जिसे आप आगे कैरी ऑन करते हो। यहाँ इस केस में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेल नहीं करते, रिवैल्यूएट करते हो। रिवैल्यूएट करके आगे बिजनेस को कैरी ऑन करते हो। तो ये किस केसेस में होता है, आपने जैसा कि अभी पढ़ा है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और पीरियड ओवर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर इन सभी केसेस में आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है। अब यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ये इससे अलग कैसे है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होता ही है, साथ में आपका बिजनेस भी बाइंड अप होता है। मतलब कि फर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी, बिजनेस आप बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो इस केस में आप रिवैल्यूएट नहीं करते एसेट्स और लाइबिलिटीज को, आप यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हो, एसेट्स को बेचते हो, ताकि आप लाइबिलिटीज को पे कर सको। तो ये किस केस में हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, जब पार्टनर्स आपस में एग्री हो जाए, तब म्यूचुअल एग्रीमेंट से, या कोई अनलॉफुल बिजनेस है, या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, इन सभी केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। जिस पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो पूरा हो जाए, या जिस पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी वो खत्म हो जाए, या डेथ ऑफ अ पार्टनर, या कोई एक पार्टनर भी जा करके नोटिस दे करके इस फर्म को खत्म कर सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इन सभी केसेस में बिना कोर्ट की हेल्प के पार्टनरशिप फर्म को ब्रेक किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर कोर्ट ऑर्डर देती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, वहां पर भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, बंद हो जाती है, आपको बिजनेस को वाइंड अप करना है। तो वाइंड अप करते हुए आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या डिसॉल्व हो रही है तो क्या सिर्फ फर्म को ताला लगा करके हम आ जाएंगे? नहीं। जो आपकी बुक्स में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जिससे आपकी बिजनेस को आप चला रहे थे, उनको अब आपको खत्म करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा कि किसको कैसे पेमेंट करनी है। एसेट्स अगर बेचनी है तो कौन सी एसेट्स को बेच करके किसको पेमेंट की जाएगी, वो सभी कुछ इस चैप्टर में आपको कवर करना है, समझना है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन में आप देखो क्या पहले किसको पे करोगे। सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, एसेट्स को सेल करके उन सेल प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करने। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में कवर होता है आपका क्रेडिटर्स, या आपने किसी बैंक से लोन लिया है या इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, वो सभी कुछ आप पहले पे करो। उसके बाद पेमेंट की जाएगी आपकी पार्टनर्स से, जो आपने फर्म ने लोन लिया है उसकी पेमेंट की जाएगी, और पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को पेमेंट की जाएगी। लोन सभी पेमेंट्स, ये सभी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को पे किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके पास सेल प्रोसीड्स बच जाती है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किसको पेमेंट करनी है। अब देखो डेट्स, डेट्स भी तो आपकी कई तरह की हैं, उनकी पेमेंट किस तरह से करोगे, किसको पहले पे करोगे, किसको किस तरह से यूज किया जाएगा, समझो। आपको ये तो पता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर फर्म की लाइबिलिटीज को पूरा पे नहीं किया जाता, मतलब कि एसेट्स को बेचने के बाद इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता कि आप फर्म की पूरी लाइबिलिटी पे कर पाओ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर की एसेट्स को यूज किया जाता है
उनको बेच करके फर्म की लाइबिलिटी को पे किया जाता है। लेकिन किसको कैसे पहले पे करना है समझो, क्योंकि डेट्स यहाँ पर फर्म की डेट्स भी हो सकती है, मतलब कि जो फर्म की लाइबिलिटीज है वो, या पार्टनर की जो लाइबिलिटी है। प्राइवेट डेट्स का मतलब है पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो भी तो हो सकती है, जैसे फर्म की लाइबिलिटी है उसी तरह से पार्टनर की भी तो पर्सनल लाइबिलिटी है, उसको भी तो उसको पे करना होगा। पार्टनर लाइबल है फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी है तो तब उस केस में आप किस तरह से प्रोसीड्स को यूज करोगे पेमेंट करने के लिए, किसको पहले पे करोगे समझो। अगर फर्म की सेल प्रोसीड्स इतनी है कि वो फर्म की लाइबिलिटी को पूरा पे करने के बाद भी पैसा बच जाता है, तो वो सरप्लस अमाउंट आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर की लाइबिलिटी को पे करने में नहीं लगाओ, वो सरप्लस अमाउंट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी तरह से अगर फर्म की लाइबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसकी एसेट्स को बेचने के बाद भी वो लाइबिलिटी पूरी पे नहीं की जाती, तो अब यूज किया जाएगा पार्टनर की एसेट को। उसको बेचने के बाद यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर की कोई लाइबिलिटी है उसको पे करोगे, और जो सरप्लस अमाउंट बच जाता है उसको आप फिर फर्म की लाइबिलिटी को पे करने में यूज करो। मतलब कि अगर पार्टनर की एसेट को आप बेच रहे हो फर्म की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या पार्टनर की भी कोई लाइबिलिटी है, तो उसको पहले पे करोगे, उसके बाद फर्म की लाइबिलिटी के लिए इसको यूज करोगे। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चंस में कई बार बीच में आ जाता है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझो कि कौन से आपको अकाउंट्स बनाने हैं और किस सीक्वेंस में बनाने हैं। इसी सीक्वेंस में बनाने हैं, आपको चेंज नहीं करना है। सबसे पहले बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना है लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स, मतलब कि जो फर्म के लिए एसेट है, जो फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है। उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, जो फर्म ने पार्टनर्स ने लोन लिया है। और एंड में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट है, नेसेसरली आपको हर क्वेश्चन में बनाने हैं। ये दोनों केसेस आपको देखना है क्वेश्चन में है तभी आपको बनाने हैं, अदरवाइज ये 3 अकाउंट तो आपको जरूर से बनाने ही बनाने। तो सबसे पहले समझो रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज कवर करनी है और क्या चीज नहीं कवर करनी। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में सभी एसेट्स को डेबिट साइड पर लिखोगे, एक्सेप्ट कैश या बैंक अकाउंट। मतलब कि कैश या बैंक अकाउंट को आपको नहीं लिखना, लेकिन बाकी सारी एसेट्स जितनी भी है उन सभी को आप उनकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। बुक वैल्यू मतलब जो आपने बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू को लिखा हुआ है वो सारी उसी वैल्यू से आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एसेट्स आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो रियलाइजेशन अकाउंट में कवर नहीं की जाए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, जो डेबिट बैलेंस है लॉस आ रहा है वो एसेट साइड पर अगर शो हो रहा है वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर नहीं ट्रांसफर करोगे। तो करना क्या है, इन दोनों को आप उसी तरह से ट्रीट करोगे, उसी तरह से रिकॉर्डिंग करोगे जिस तरह से आप रिटायरमेंट या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में कर रहे थे। मतलब कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे और ये अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको इनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना, ट्रांसफर नहीं करना, इनको बाहर की बाहर पार्टनर्स के अकाउंट के साथ एडजस्ट कर देना। गुडविल अकाउंट जो आपकी बैलेंस शीट में आती है, शो हो रही है, एसेट्स में आ रही है, तो उसको आप दूसरी एसेट्स के तरह ही बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करोगे, क्योंकि गुडविल आपकी फिक्शियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। और रियलाइजेशन में आप फिक्शियस एसेट्स को नहीं शो करते हो, लेकिन इंटेंजिबल एसेट है तो आपको शो करना है। तो गुडविल आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो की जाएगी। इसके बाद आपने देखा होगा आपके एसेट्स में, एसेट साइड पर कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन सब का आप क्या करोगे, उन सबको आप एसेट्स में से लेस करके नेट अमाउंट से एसेट को आप रियलाइजेशन में नहीं शो करोगे। मान लो आपके डेटर से 50,000 के, और आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है 5,000 रुपए का, तो आप नेट अमाउंट 45,000 से रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करोगे डेटर्स को,
आपको डेटर्स 50,000 से ही शो करने डेबिट साइड पर, और जो प्रोविजन फॉर डेट्स है उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अलग से शो करोगे। क्लियर है? इसके बाद अगर कोई एक ऐसी एसेट है जिसके रियलाइजेशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं, मतलब कि उससे रिलेटेड आपको सेल प्रोसीड्स पता ही नहीं चल रहा, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ पैसे मिले हैं या नहीं मिले, तो आप यही मान के चलोगे कि इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिले, इसकी वैल्यू नील थी, आपको सेल प्रोसीड्स नील मिले हैं, जीरो मिले हैं, तो आप उसकी सेल प्रोसीड्स नील लेकर के उसको खत्म कर दोगे। क्लियर है? अब बारी आती है लाइबिलिटीज को समझो। लाइबिलिटीज अगर है तो आपको लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में देखनी है, बुक्स में देखनी है, जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड लाइबिलिटीज है वही आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी है क्रेडिट साइड पर। थर्ड पार्टी से रिलेटेड जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, बैंक लोन है, या कोई इंस्टीट्यूशन से लोन है, या किसी थर्ड पर्सन से आपने लोन लिया हुआ है बाहर से, तो वो सभी की सभी लाइबिलिटीज आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो की जाएगी। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी है, पार्टनर को का लोन है, पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, या पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। मतलब कि पार्टनर को लोन देना या पार्टनर को लोन से लोन लेना, ये दोनों ही केस रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं लिखे जाएंगे। इनको आप अलग से सेपरेटली वाइंड अप करोगे, सेपरेटली पेमेंट करोगे। जितने भी रिजर्व्स आपके लाइबिलिटी साइड पर है उनको आप उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे जिस तरह से अभी तक आपने सीखा है। कहां पर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, उन वहां पर जिस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी तरह से आप उन्हें अलग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं कवर किया जाएगा। लाइबिलिटी है कोई और उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट, वहां पर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि उसकी पेमेंट की है नहीं की है, उस केस में आप यही मान के चलोगे कि उसकी पेमेंट कर दी है, उसको आप फुल्ली पेड दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में, उसकी एंट्री करोगे कि पेमेंट कर दी। अब आप अगर एसेट्स है उसको अगर आप लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर देते हो, कोई एक एसेट है उसको आप लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर देते हो, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जैसे कि एक क्रेडिटर है आपका 10,000 रुपए का, उसको आपका कोई फर्नीचर पसंद आ गया 7,000 का, वो उसे लेना चाहता है, अपनी क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी है उसको आप एडजस्ट कर रहे हो अपने फर्नीचर एसेट के साथ, तो 10,000 के अगेंस्ट वो 7,000 का फर्नीचर तो ले रहा है, तो 10,000 में से 7,000 का अगर उसने फर्नीचर ले लिया है तो 3,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स बच गए हैं सिर्फ वही आप रियलाइजेशन में दिखाओगे। जितनी अमाउंट से आपकी एसेट और लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो गई है उनको आप रियलाइजेशन में नहीं दिखाओगे, वो एडजस्ट हो चुके हैं, आपको उनका कुछ और काम नहीं करना, तो आप उनको नहीं दिखाओगे, खत्म हो गए वो बाहर की बात। इसके बाद जितनी भी सेल प्रोसीड्स हैं, आपकी एसेट्स की जो सेल प्रोसीड्स हैं वो आप क्रेडिट साइड पर दिखाओ। अभी तक आपने क्या किया था, एसेट्स को आप डेबिट साइड पर दिखाए थे बुक वैल्यू से, लेकिन अब जो उनसे रिलेटेड सेल अमाउंट आपको मिलेगी वो आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी है उसको अगर आप पे कर रहे हो तो वो पेमेंट आप डेबिट साइड पर शो करोगे, उनकी पेमेंट्स, जैसे कि आपने लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पर शो किया लेकिन उनकी पेमेंट आप डेबिट साइड पर शो करोगे। इसके साथ अब आप रियलाइजेशन कर रहे हो, तो रियलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है, किसी को खर्चा करना पड़ सकता है, पेमेंट करना, जैसे कि आपको किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए किसी डीलर को पेमेंट करनी पड़ जाती है, या किसी ऐसे पर्सन को आपको एम्प्लॉय करना पड़ जाता है, उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, तो वो सारा का सारा खर्चा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट में कवर होगा। तो उस ये 4 केसेस हैं जहां पर आपको जर्नल एंट्री समझनी होगी, क्या एंट्रीज बनेगी। सबसे पहले ये खर्चा अगर फर्म खुद पे करती है तो ये खर्चा है, जिस तरह से आपने लाइबिलिटी को पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो इस खर्चे को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट करोगे और बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। दूसरा केस जहां पर फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पेमेंट कर देता है, तो वो लाइबिलिटी या खर्चा अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उस खर्चे को अब किसको पे करना है, फर्म पार्टनर को पे करेगी ना। फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई कि वो अब पार्टनर को पे करे, उसने अपना बैंक या कैश यूज नहीं किया है, उसको अब पेमेंट करनी होगी।
अगर कोई बंदा आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देता है तो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है उस पर्सन को पे करना। तो उसी तरह से अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर दी है तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में इस खर्चे को तो आप डालोगे, लेकिन बैंक या कैश अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि अब आपको इस पर्सन को पेमेंट करनी है। नेक्स्ट केस, यहाँ पर अभी आपने कोई खर्चा किया है नहीं किया, लेकिन आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी है कि जो भी रियलाइजेशन होगा उसका टोटल अमाउंट हम इतना पे कर देंगे, और वो पेमेंट आप किसी पार्टनर को एज ए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कि मान लो आपने फिक्स कर दी 10,000 रुपए की अमाउंट कि जो भी रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी हम सेल कर रहे हैं एसेट्स को या लाइबिलिटीज को पे करना है, इसमें जितनी भी सर्विसेज लग रही है, जितनी भी पेमेंट करनी पड़ रही है, टोटल मिलाकर के मैं 10, फर्म कह रही है 10,000 रुपए पेमेंट करेगी, फर्म से 10,000 रुपए फिक्स हो चुके हैं और वो 10,000 रुपए ही पे करेगी। उस 10,000 रुपए का ही खर्चा आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे, चाहे वो खर्चा 8,000 का हुआ, चाहे वो खर्चा 12,000 का हुआ। आप उसकी पेमेंट पार्टनर अगर ले रहा है, पार्टनर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज के लिए आप पार्टनर को पे करोगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, और ये खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा उतना ही जितने अमाउंट से आपने फिक्स किया है। यहाँ फोर्थ केस में अब क्या है कि एक पार्टनर इस लाइबिलिटी को ले लेता है कि जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मैं पे करूंगा। तो इस तरह का कोई आपने अगर रूल बनाया हुआ है, वो पार्टनर को पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटी अगर पार्टनर की है, जितना भी रियलाइजेशन के टाइम पे खर्चा है वो पार्टनर को करना है, और वो पार्टनर का खर्चा वो लाइबिलिटी फर्म पे कर देती है, तो इस केस में अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को नहीं, क्योंकि ये खर्चा एक तरह से खर्चा फर्म का नहीं है, ये लाइबिलिटी है पार्टनर की, उस पार्टनर की लाइबिलिटी को फर्म पे कर रही है, तो ये पैसा पार्टनर से फर्म को लेना है, फर्म को पैसा लेना है पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और उसके बिहाफ पर आपने पेमेंट कर दिए तो पैसा फर्म से जा रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब पार्टनर एक लाइबिलिटी ले लेता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा वो खुद बियर करने को तैयार है, उस खर्चे को उसको करना है, और उसके बिहाफ पर फर्म पे कर रही है, तो वहां पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री नहीं कर। यहाँ ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, जिसे आप देख लो, समझ लो, जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया है वो सभी कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। डेबिट साइड पर एसेट्स, क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज, सेल प्रोसीड्स है एसेट्स की, वो आपकी क्रेडिट साइड पर आएंगी, और लाइबिलिटी की पेमेंट आपको डेबिट साइड पर लिखनी है। तो यही मैंने आपको अभी तक समझाया है। प्रॉफिट है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे, जैसे रिवैल्यूएशन में लिखते थे डेबिट साइड पर, और लॉस है तो वो आपका रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट आता है लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब जो एसेट है फर्म के लिए, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसकी पेमेंट कब की जाएगी, उसको आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के साथ एडजस्ट नहीं करोगे। मतलब कि जो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो ये नहीं माना जाएगा कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है, उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो देना है, तो फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया हुआ है वो आपस में आप एडजस्ट कर दोगे, क्योंकि ये जो है, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है वो डेबिट बैलेंस है, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसी पार्टनर का वो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये डेबिट और क्रेडिट आप आपस में एडजस्ट नहीं करोगे, इसकी पेमेंट अलग से फर्म बाद में करती है अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। यहाँ पर पे नहीं करना है, सॉरी, ये एसेट है, एसेट है तो क्या करेगी फर्म, पार्टनर से पैसा लेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस एडजस्ट नहीं कर देगी, तो उससे वो पैसा लेगी। अगर मान लो किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है 10,000 रुपए का, और उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है 20,000 रुपए का, तो ये जो लोन है 10,000 रुपए जो आपको पार्टनर से लेने हैं, फर्म को पार्टनर से लेने हैं, तो वो 10,000 रुपए उसके बैलेंस से एडजस्ट करके 10,000 रुपए का बैलेंस नहीं छोड़ेगी उसके कैपिटल अकाउंट में, आपको फर्म जो उसका लोन है 10,000 रुपए का उसको लेगी पहले, ताकि वो अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे कर सके, तो सेपरेटली रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर, उसको पार्टनर को पे करना होगा, फर्म को 10,000 रुपए वो पे करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस से एडजस्ट करके नहीं दिखाना आपको, याद रखना है ये। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट,
जब वो पार्टनर का लोन जो है वो पेमेंट करेगा तो फर्म में पैसा आएगा तो डेबिट होगा और इसी पैसे को वो यूज करेगी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने। आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ गया। दूसरा केस है जहां पर फर्म ने पैसा लिया हुआ है पार्टनर से, फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर से, वो लाइबिलिटी होगी। अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पर ये लाइबिलिटी क्या है, फर्म के लिए क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसी तरह से पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। याद है आपको, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस हो गया, इस लोन का भी क्रेडिट बैलेंस हो गया। लेकिन अगर किसी केस में किसी पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस, किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो वहां पर इस लोन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये जो लोन है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। मान लो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000 रुपए और यहाँ पर उसने जो लोन दिया हुआ है वो क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7,000 रुपए। तो 7,000 जो ये लोन जो खड़ा है जो फर्म को देना है पार्टनर को, तो 7,000 में से वो इसको जो 5,000 रुपए लेने हैं, फर्म को लेने हैं, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, तो इसका मतलब क्या है, फर्म को पैसा लेना है पार्टनर से, तो ये 5,000 रुपए फर्म को लेने हैं, तो वो अपनी लाइबिलिटी के साथ इसको एडजस्ट कर देगा कि मुझे तुम्हें 7,000 रुपए देने हैं, तो मैं ये 7,000 रुपए देने के बजाय तुम्हारे जो 5,000 रुपए तुम्हें देने हैं उसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ, जो बैलेंस बच जाएगा 2,000 रुपए वही पेमेंट की जाएगी उसको, आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देगा। मतलब कि अब फर्म पे करेगी उसको सिर्फ 2,000 रुपए की कैश में या बैंक अकाउंट से, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट से याद रखना है आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, जो मैं आपको एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पर समझा चुकी हूँ, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ फर्क है तो ये फर्क है कि अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन में डालते थे। अब आपको रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन में लिखना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का फॉल इन प्राइस, अगर इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस आ रहा है, उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो रिजर्व से ज्यादा है, रिजर्व जितना आपने बनाया है उससे ज्यादा आपका फॉल इन प्राइस है, तो वो सारा का सारा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। जो डिफरेंस है रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो ये था एक बेसिक जहां पर हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समझा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें याद रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बनानी है, किस सीक्वेंस में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, सभी कुछ कवर कर लिया। ये एक ग्राउंड तैयार हो गया। अब करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो बने रहना मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में ताकि आप समझ सको कि किस तरह से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करोगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Goodbye and take care.